हाय, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम निशीत रंजन है और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद निशीत। आज 13वां दिन और हम सब हाजिर हैं फिर वर्ड्स पावर को लेके। आज हम लोग जानेंगे पॉलिटिकल वर्ड्स। हम लोगों ने पिछले क्लास में भी पॉलिटिकल वर्ड की बातें करी थी। आज की इस क्लास में भी हम पॉलिटिकल वर्ड्स की बात करेंगे, कौन कौन से ऐसे पॉलिटिकल वर्ड हैं। क्योंकि पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल वर्ड ये दोनों बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंग्लिश में जब हम बोलने जाते हैं। क्योंकि पॉलिटिक्स से बात करते हैं और बिहार में हो और पॉलिटिक्स की बात ना करें, अगर आप पटना में हो और पॉलिटिक्स की बात ना करें तो फिर बेमानी है ना। तो ये वर्ड जानना ज़रूरी है कि हम पॉलिटिकल टर्म्स का यूज़ कैसे करेंगे, उसमें क्या क्या है। तो हम लोगों ने पहले जाना था पोर्टफोलियोज़ को क्या कहते हैं, कोलिजन गवर्नमेंट क्या होता है, ये तमाम चीज़ों की बात करी थी हम लोगों ने। आज हम बात कर रहे हैं उसी के सीरीज़ में आगे बात करेंगे। तो आज हमारा जो वर्ड है, फर्स्ट वर्ड, वो है मैनिफेस्टो। आपको ये पता होगा कि जितनी भी पार्टीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, चुनाव के पहले अपना वो बनाती हैं, एक मैनिफेस्टो बनाती हैं कि हम इस इलेक्शन में जीतने के बाद ये काम करेंगे, हम ये काम करेंगे। तो जो वो काम करती हैं उसके लिए पहले से एक मैनिफेस्टो तैयार करती है। उस पार्टी का वो मैनिफेस्टो होता है। कांग्रेस कुछ मैनिफेस्टो लेके आती है, बीजेपी कुछ लेके आती है, आम आदमी पार्टी कुछ लेके आती है, एलजेपी कुछ लेके आती है। एलजेपी में तो उथल पुथल चल रहा है, आप देख ही रहे हैं। तो ये तमाम पार्टियां अपनी मैनिफेस्टो लेके आती हैं। वो अलग बात है कि वो मैनिफेस्टो पे काम करें ना करें, दैट इज़ द डिफरेंट थिंग, बट उनका एक मैनिफेस्टो होता है। तो उस मैनिफेस्टो को हम क्या कहते हैं, घोषणा पत्र कहते हैं। वो एक घोषणा पत्र लाते हैं कि इस आगामी इलेक्शन में जीतने के बाद हम ये सारा काम करेंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, घोषणा पत्र। दूसरा एक टर्म है दैट इज़ इलेक्टोरल राइट। क्या है, इलेक्टोरल राइट। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है, इलेक्टोरल राइट। इसका मतलब क्या होता है, निर्वाचन अधिकार। आपको अधिकार है कि नहीं, तो उसको हम क्या कहेंगे, आपको निर्वाचन का अधिकार है कि नहीं, आपको वोट का अधिकार है कि नहीं, तो हम क्या कहेंगे, दैट इज़ इलेक्टोरल राइट। उसी के साथ हम यहाँ पे हैं इलेक्टोरल फेट, मतलब चुनावी भविष्य। जो चुनाव होगा उसका भविष्य क्या होगा, है ना, कौन सी सरकार बनेगी। तो बातचीत में हम कहते हैं कि भाई इसका फेट क्या है, इसका भविष्य क्या है, चुनावी भविष्य क्या है ना। जैसे अभी ममता बनर्जी का जब चुनाव नहीं हुआ था वेस्ट बंगाल में, तो हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ चुनावी भविष्य क्या है, कौन जीतेगा, बीजेपी जीतेगी या ये ममता दीदी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस जीतेगी। तो हम लोग वहाँ पे हौच पौच में थे। तो उसके लिए क्या हम यूज़ कर रहे थे, उसके लिए हम यूज़ कर रहे थे इलेक्टोरल फेट का यूज़ कर रहे थे, है ना। दूसरा, जैसे कभी कभी क्या होता है इलेक्शन वगैरह में बहुत हेवी वेट उम्मीदवार होते हैं। हेवी वेट, आप कॉमन टर्म सुनोगे, हेवी वेट है। हेवी वेट का मतलब क्या है, वो दिग्गज है। दिग्गज मतलब कि या तो बहुत बड़ा पोस्ट है उनका, या बहुत हेवी वेट उनको कहते हैं, तो दिग्गज हैं। जैसे कि आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताएं कि वाराणसी के सीट पे जब प्रधानमंत्री मोदी आए थे लड़ने, तो क्या थे, दिग्गज थे वहाँ के लिए। और उनके अलावे जो बहुत सारे लोग थे वो दिग्गज नहीं थे, तो उन लोगों के पास एक दिग्गज उम्मीदवार आया, हेवी वेट उम्मीदवार आया, है ना। तो दैट इज़ दिग्गज उम्मीदवार। जैसे यहाँ पे कन्हैया कुमार जब खड़े थे, तो कन्हैया कुमार के साथ आ गए कौन, गिरिराज सिंह। तो ये कैसे उम्मीदवार थे, एक हेवी वेट उम्मीदवार थे, एक दिग्गज उम्मीदवार थे। जब दिग्गज उम्मीदवार की हम बात करेंगे तो क्या होगा, दैट इज़ हेवी वेट, उसको कहते हैं जो दिग्गज उम्मीदवार है ना। उसी तरीके से दूसरा जो टर्म है दैट इज़ यूनैनिमस। यूनैनिमस का मतलब होता है सर्वसम्मति से। जैसे अभी थोड़ा सा एग्जांपल आपको लेते हैं, एलजेपी एक पार्टी है ना, लोक जनशक्ति पार्टी करके, वो एक पार्टी है जिस पार्टी के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, पहले तो रामविलास पासवान थे, उसके बाद चिराग पासवान को बनाया गया। लेकिन अभी उसमें क्या है, कहा गया कि यूनैनिमस तरीके से, मतलब यूनैनिमस तरीके से मतलब कि सर्वसम्मति से किसे चुन लिया गया, पार्टी प्रेसिडेंट पशुपति पारस को चुन लिया गया, है ना। तो यूनैनिमस तरीके से हुआ, सर्वसम्मति से हुआ। जब सबका मत हो तो हम क्या कहेंगे, यूनैनिमस कहेंगे, है ना। दूसरा है लिबल एलिगेशन। अब क्या हुआ, पार्टी में लिबल एलिगेशन शुरू हो गई। आपस में पार्टियां, आपस में लोग एक दूसरे को, जैसे एक तो यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनमें क्या होता है, सब रिश्तेदार भरे होते हैं, है ना। तो एलजेपी भी एक पार्टी है जिसमें रिश्तेदार भरे हुए हैं, है ना, चाचा भतीजा सब। तो क्या होने लगा कि चाचा भतीजा जो थे एक दूसरे पे क्या करने लगे, एलिगेशंस लगाने लगे। नहीं, आप इस पार्टी के पोर्टफोलियोज़ के, मतलब आप इस पार्टी के जो नियम कानून है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके खिलाफ हैं,
है ना। आप इस पार्टी के का जो नियम है उसके आप विरोध में गलत काम कर रहे हैं। तो ये दोनों में क्या हो गया, क्या चल रहा है अभी, लेवल एलिगेशंस हो रहा है, आरोप लगाया जा रहा है ना, और स्टेक क्लेम कर रहे हैं। जैसे जब उन्हें पार्टी अध्यक्ष बना दिया गया, किन्हें, पशुपति पारस को, तो यहाँ पे चिराग पासवान ने क्या लगाया, स्टेक क्लेम किया, है ना। वो इलेक्शन कमीशन गए और इस इलेक्शन कमीशन में जाकर स्टेक क्लेम किया, कहा कि ये मेरी पार्टी है और ये मेरे हिसाब से चलेगी। आप मेरे अगर ऐसा कोई क्लेम करता है कि एलजेपी पार्टी किसी दूसरे की पार्टी है, तो आप क्या करें, आप इस पे संज्ञान लें और हमें भी राइट दें, बोलने का मौका दें। तो व्हाट ही डिड स्टेक क्लेम, उन्होंने स्टेक क्लेम लगाया, मतलब कि दावा किया, क्या, वो दावा किए कि दैट इज़, ये जो पार्टी है दिस इज़ माई पार्टी, है ना। यहाँ पे एक है स्पेकुलेट, इसका मतलब होता है संभावना जताना। जब चुनाव होता है तो हम क्या करते हैं, हम संभावना जताते हैं, अच्छा ये पार्टी जीतेगा, अच्छा ये पार्टी जीतेगा, अच्छा नहीं ये नहीं, ये जीतेगा। तो क्या होता है, हम एक एजम्पशन करते हैं जिसको कहते हैं संभावना जताना या अटकलें लगाना। जब हम अटकल लगाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, स्पेकुलेट कहते हैं, है ना। दूसरा है डिफे, मतलब कि अवज्ञा, या उसको कहते हैं ललकारना। जैसे आपको दो टर्म में हम समझाते हैं। अवज्ञा करना मतलब कि कोई चीज़ जो है उसका उल्लंघन करना अवज्ञा हो गया, और ललकारना मतलब कि आप चुनावी मैदान में हैं तो आप खुल के आ रहे हैं सामने और बता रहे हैं कि आइए, है ना। जैसे जब आप बैटल देखेंगे, मतलब वो क्या है, बैटल, जब आप लड़ाई देखेंगे, चुनावी समर देखेंगे, तो ये भी बताया था मैंने पिछले दिन, उसको क्या कहते हैं, जब चुनावी समर देखेंगे, चुनावी लड़ाई देखेंगे, तो यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो आपस में हर वो तरीका अपनाती हैं जिससे कि चुनाव जीता जाए, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, तो वो अपना तरीका अपनाती हैं। इसमें ये नहीं मानना चाहिए कि कौन सी पार्टी क्या कर रही है। वो जब आप लड़ाई के मैदान में होते हैं तो आप अपना पूरा एजेंडा फोकस करते हैं जीतने के लिए। फिर जनता तय करती है कि हमें किसे वोट देना है, किसे वोट नहीं देना है। जनता ही सर्वमान्य है, ये तो तय बात है। लेकिन जो पार्टियाँ होती हैं, जो अलग अलग पार्टी होती है, वो क्या करती है, अपना पूरा फोकस करती है जीत के लिए, पूरा जो भी चीज़ उसको होता है, साम दाम दंड भेद होता है ना, वो सारा लगाती हैं। तो क्या कहा जाता है, वहाँ पे डिफे करती हैं, आइए वो हम आपसे क्या करेंगे। जैसे वहाँ पे आप वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में आप देख रहे होंगे, अभी यूपी के इलेक्शन में होगा, है ना। यहाँ पे योगी जी कुछ बोलेंगे तो दूसरी पार्टियाँ कुछ बोलेंगी, तो आपस में एक दूसरे का क्या होगा, वहाँ पे एक ललकारा जाएगा कि ये होगा, दैट इज़। उसके बाद है मेजोरिटी, है ना। क्या है, मेजोरिटी, बहुमत किसे मिलेगा, राइट, बहुमत किसे मिलेगा। तो बहुमत की जब बात करते हैं तो कहते हैं किसको बहुमत मिलेगा, एब्सोल्यूट मेजोरिटी किसे मिलेगी, पूर्ण बहुमत किसे मिलेगा, है ना। एब्सोल्यूट मेजोरिटी किसे मिलेगी, पूर्ण बहुमत की जब हम बात करते हैं तो वो किसे मिलेगा, तो क्या कहते हैं, मेजोरिटी किसे मिलेगी, है ना। मेजोरिटी में कौन आएगा, पूर्ण बहुमत किसे मिलेगी। तो इस तरीके से हम सेंटेंस को यूज़ करते हैं और समझते हैं। तो व्हाट इज़ योर ड्यूटी टू मेक सेंटेंस, आप इस पर क्या कीजिएगा, सेंटेंस बनाइएगा, ठीक है। आगे हम लोग अपने ग्रामर के सेक्शन में अभी बात करेंगे एक्जुलरी वर्ब हैव फॉर्म का। तो आइए देखते हैं कि हम लोगों ने एक्जुलरी वर्ब में जाना कि जब भी एक्जुलरी वर्ब होगा तो वो किसके साथ होगा, किसी न किसी मेन वर्ब के साथ होगा। लेकिन उसके साथ साथ हम लोग ये भी देखें कि एक्जुलरी वर्ब मेन वर्ब के साथ तो होगा ही, लेकिन अगर वो सिंगल होगा तो वो मेन वर्ब की तरह काम करेगा। उसी तरीके से हम लोग इज एम आर वाले में देखे थे कि वो कैसे एक साथ काम कर रहा था, एक्जुलरी वर्ब की तरह कैसे काम किया और मेन वर्ब की तरह काम कैसे किया। यहाँ भी हम लोग देखेंगे हैज़ हैव हैड फॉर्म में भी ये एक्जुलरी वर्ब की तरह कैसे काम करता है और मेन वर्ब की तरह काम कैसे करता है। तो अभी सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि मेन वर्ब की तरह काम कैसे करता है, मतलब कि प्रिंसिपल वर्ब की तरह काम कैसे करता है। तो आइए देखते हैं कि कैसे काम करता है। अगर हमें सेंटेंस में या बोलने में हमें एक्सपीरियंस, पोजीशन और इलनेस बतानी हो, है ना, आई हैव 2 ईयर एक्सपीरियंस, अगर हमें ये बताना हो, अगर हमें पोजीशन बतानी हो, पोजीशन मतलब होता है ओनरशिप, अगर आपको अधिकार बताना हो या आपको बीमारी के बारे में बताना हो, तो इन सब चीज़ों में हम क्या करते हैं, हैज़ हैव हैड का यूज़ किसकी तरह करते हैं, मेन वर्ब की तरह करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, सी हैज़ अ रेड कार। अब यहाँ पे हैज़ जो है ये अकेला है, इसके साथ कोई, अब इस पूरे सेंटेंस में कहीं कोई दूसरा वर्ब नहीं है। जब कोई दूसरा वर्ब नहीं है तो हैज़ हमारा क्या है, वो मेन वर्ब के तौर पे काम कर रहे हैं। आई हैव 2 ब्रदर्स। अब पोजीशन पूरा पढ़ेंगे हम लोग कि पोजीशन क्या होता है, ये पूरा अगले चैप्टर में आगे हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ हम लोग सिर्फ आइडेंटिफाई करते हैं, आई हैव 2 ब्रदर्स। अब यहाँ हैव देख रहे हैं, आई हैव के साथ कोई दूसरा नहीं है, क्या,
कोई दूसरा वर्ब नहीं है, तो इसका मतलब हैव जो है वो मेन वर्ब के साथ। सी हैड बैड कोल्ड, उससे क्या था, बुखार था, है ना। बैड कोल्ड मतलब बुखार होता है, अब ये नहीं कि खराब ठंडा, बैड कोल्ड मतलब बुखार। तो हैड मतलब यहाँ पे क्या हुआ, हैड का मतलब था, तो राइट, और बैड कोल्ड का मतलब बुखार, है ना। सर्दी खांसी जो तेज़ वाला होता है उसको बैड कोल्ड कहते हैं। तो आप ये मत समझ लीजिएगा कि बैड कोल्ड मतलब कि खराब ठंडा, है ना। सी हैड बैड कोल्ड, अब यहाँ पे जो हैड है वो क्या हो गया, हमारा मेन वर्ब की तरह यूज़ हुआ। उसी तरीके से हैव का वेरियस यूज़ होते हैं। जैसे हैव हैज़ हैड को अगर हम ड्रिंक के साथ, इंजॉय के साथ, ब्रेकफास्ट के साथ, लंच के साथ, डिनर के साथ, है ना, फाइट के साथ, वॉक के साथ मेन वर्ब के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे सी हैड मिल्क इन ब्रेकफास्ट, दे हैड अ वोकेशन इन दुबई, राइट। आई हैव टी, है ना। तो इन तरह के इस तरह के सेंटेंसेस को हम किस में कह सकते हैं, इस तरह के सेंटेंसेस को हम लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। जैसे आपको एग्जांपल में दिख भी रहा होगा, हम किस में कहते हैं, ये एक्जुलरी वर्ब के तौर पे हम इसको लेते हैं, सॉरी मेन वर्ब के तौर पे लेते हैं। मतलब कि यहाँ जो एक्जुलरी हैड और हैव है, ये किसके तरह यूज़ हो रहा है, मेन वर्ब के तरह यूज़ हो रहा है, चूँकि इसमें कोई दूसरा वर्ब नहीं है ना। उसी तरीके से अगर क्या आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि अगर हैज़ हैव हैड ऑब्जेक्ट V3, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है आई हैव माई हेयर कट, अगर ये काउजेटिव वाले फॉर्म में चला जाए, किसमें, काउजेटिव वाले में, काउजेटिव वर्ब्स बन जाए, तो वहाँ पे भी हम क्या यूज़ करते हैं, हैज़ हैव हैड को किसके तरह यूज़ करते हैं, मेन वर्ब की तरह यूज़ करते हैं, है ना। आई हैव माई हेयर कट, दे हैड देयर कार वॉश्ड। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे किसके तरह यूज़ हो रहा है, आप देखिए हैज़ हैव हैड है, यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, मतलब कि एक वर्ब है यहाँ पे, है ना। जब एक वर्ब है तो ये हैव किसके तरह यूज़ हो गया, जब यहाँ पे एक हैव है तो ये हैव किसके तरह यूज़ हुआ, यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ हुआ, एक्जुलरी वर्ब है ना। तो ये बात ध्यान रखना है कि कहाँ पे किस तरीके से यूज़ हो रहा है। आप यहाँ देखिए, अब जब हम ऑब्लिगेशन और ड्यूटी की बात करेंगे तो क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए ये जो टू टीच है, जैसे टू ऑब्लिगेशन और ड्यूटी, ऑब्लिगेशन क्या होता है, जब हम कोई चीज़ नहीं करते हुए भी, मतलब उस स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशंस की बात कर रहा है, स्ट्रॉन्ग ड्यूटी की बात कर रहा है, जब आप वो चीज़ नहीं भी चाहते हैं फिर भी आपको वो करना है ना। जैसे आई हैव टू टीच, मुझे पढ़ाना ही है ना। आई हैव टू स्पीक, मुझे बोलना ही है। जब हम इस तरह के सेंटेंसेस को बोलेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 + V1 जो है वो क्या हो गया, इन्फिनेटिव हो गया, टू टीच। तो आई हैव, यहाँ हैव अकेला है। आई हैड टू बी देयर एट 5 o'clock, मुझे वहाँ पे 5 बजे होना था, जाना था, है ना। तो यहाँ पे हैड देखिए आप अकेला है। आई हैव टू बी देयर एट 5 o'clock, यहाँ पे जो हैव है वो अकेला है। ही हैज़ टू मूव द फर्नीचर हिमसेल्फ, उन्हें खुद ही घुमाना है फर्नीचर, तो हैज़ यहाँ अकेला है। ही हैड टू वेक अप एट 6 PM, है ना, उसे 6 बजे उठना पड़ा। तो सी हैज़ टू गो होम, उसे घर जाना पड़ता, है ना। तो अब यहाँ पे आप जो देख रहे हैं हैज़, हैड, ये सब जो है, ये सब किधर है, ये तो इन्फिनेटिव हो गया, 2 + V1 लगा, है ना जो। लेकिन ये सब जो है, हैव है, हैड है, हैव है, हैज़ है, ये सब जो दिख रहा है, ये सब किस तरीके से दिख रहा है, ये सब दिख रहा है मेन वर्ब के तौर पे, है ना। तो कल हम लोगों ने ये चर्चा किया था और ये जाना था कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को पहचानेंगे कैसे। तो पहचानने का जो तरीका है हमारे पास वो ये है कि जब किसी भी सेंटेंस में एक मेन वर्ब होगा तो उसको सपोर्ट करने के लिए हेल्पिंग वर्ब होता है। किसमें, कॉन्टिन्यूअस में हम इज़ का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे वो क्या होता है, बी फॉर्म में हम लोगों ने देखा वो क्या होता है, वहाँ पे वो यूज किसके तरह हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब के तरह हो रहा है ना। अगर वो पैसिव में यूज़ हो रहा है तो किसके तरह इज़ यूज़ हो रहा है, वॉज वर्ब, वो हेल्पिंग वर्ब के तरह यूज़ हो रहा है। उसी तरीके से इसमें हम लोग बहुत सारे में देखें कि क्या हो रहा है, वो सिंगल यूज़ हो रहा है, मतलब वो किसके तरह यूज़ हो रहा है, मेन वर्ब की तरह। लेकिन यहाँ पे देखें क्या कि ये जो यूज़ हो रहा है वो किसके तरह हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोगों ने ये देखा कि किस तरीके से यूज़ होता है एक्जुलरी वर्ब का और हेल्पिंग वर्ब का। लेकिन क्या इतना ही यूज़ है, अभी हम लोग एक्जुलरी वर्ब, ये तो एक्जुलरी वर्ब यहाँ एक है, और एक्जुलरी वर्ब की बात करेंगे कि और कहाँ यूज़ होता है ना। यहाँ पे हम लोग कुछ स्ट्रक्चर है, जैसे सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस V3 प्लस इधर जो भी ऑब्जेक्ट आए, तो इसका यूज़ हम कैसे करते हैं, एज ए एक्जुलरी वर्ब करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं, जैसे सी हैज़ कंप्लीटेड हर वर्क। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हैज़ है हमारा वो मेन वर्ब के तौर पे है,
और यहाँ कंप्लीटेड जो है मेन वर्ब के तौर पे है और हैज़ जो है वो एक्जुलरी वर्ब के तौर पे है ना। क्यों है? चूँकि यहाँ जो ये कंप्लीटेड है ये किसकी तरह है, ये क्या कर रहा है, ये मेन वर्ब है, और चूँकि ये मेन वर्ब है इसलिए क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। हम यही बार बार बता रहे हैं कि आप एक्जुलरी वर्ब पहचानेंगे कैसे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मेन वर्ब है और इधर क्या है, एक्जुलरी वर्ब है उसके साथ। जैसे आई हैव completed my work, तो आई हैव completed my work, हैव है यहाँ पे, completed है, तो completed जो है वो मेन वर्ब के तौर पे और हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज हुआ है ना। इसी तरीके से और देख सकते हैं, he has eaten food, he has eaten। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं eaten जो है ये क्या हो गया, मेन वर्ब है, और हैज जो है वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज़ हो रहा है। इसी तरीके से इसका हम पहले पता है, ये इसका यूज़ हम किसके तरह कर रहे हैं, ये है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर आप पढ़ेंगे, टेंस से जब हम लोग पढ़ेंगे तब यहाँ पे इसकी डिटेल बात करेंगे। ये है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट, जब पास्ट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो यहाँ पे लिख सकते हैं आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, है ना। देख सकते हैं शी हैड, यहाँ पे कोई बैरियर नहीं है, शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क, है ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि जो हैड है ये क्या है, किसके तरह यूज़ हुआ है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज़ हुआ है। इसी तरीके से हमारा जो तीसरा स्ट्रक्चर है, इसका एग्जांपल हम यहाँ देख लेते हैं कि ये क्या कहता है। जैसे सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट है ना, उसके बाद जो भी आप टाइम पीरियड लगाएं। तो एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, जैसे आई विल हैव, है ना, कंप्लीटेड माई वर्क, आई विल हैव कंप्लीटेड माई वर्क। तो आप इन तमाम सेंटेंसेस से आप देख सकते हैं कि इसका काम किस तरीके से हो रहा है ना। जैसे यहाँ पे आप हैव देख रहे हैं और कंप्लीटेड देख रहे हैं, तो आप ये देख के समझ सकते हैं कि जो यहाँ हैव है वो किसके तरह यूज हुआ है, हेल्पिंग वर्ब की तरह। कंप्लीटेड चूँकि मेन वर्ब है, तो जानकारी लेने के लिए, इसे हमें तय करने के लिए, पकड़ने के लिए, पहचानने के लिए एक्जुलरी वर्ब और मेन वर्ब में एक बात का खासा ध्यान रखना है, जो कल भी बताया था, आज भी मैं बता रहा हूँ कि उसका खासा ध्यान ये रखना है कि हमारा जो हेल्पिंग वर्ब तभी होगा जब उसके साथ कोई मेन वर्ब होगा।